नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। और आज पूछता है भारत में ऐश्वर्या का एजेंडा है, देशवासियों पूछ रहा है भारत कि आखिर भारत की एकता के साथ ये खिलवाड़ करने वाले हैं कौन, और इन खिलवाड़ करने वालों पर क्या कानून का डंडा चलेगा, और अगर हां तो कब। कौन है वो लोग जो देश में नफरत की आग लगाना चाहते हैं। आज ऐश्वर्या के एजेंडा में पूछता है भारत कि देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश कौन कर रहा है। दोस्तों, दर्शकों, कुछ लोग हैं जिन्होंने मजहबी चश्मा लगाकर रखा हुआ है। ये कोई नए लोग नहीं, अचानक नहीं उग गए। ऐसा नहीं हुआ कि अचानक आपके और हमारे सामने प्रकट हो गए हो। दिक्कत यह है कि ये ढूंढते हैं कि कौन सा एक मौका मिले, कौन सा वो एक वक्त मिले जब ये अपना सियासी खेल खेल सके। और इस बार इन्हें अपना सियासी खेल खेलने के लिए क्रिकेट का मैदान मिला। क्रिकेट के मैदान में भारत और पाकिस्तान का मैच तो हुआ। भारत हारा, पाकिस्तान जीता। भारत कितनी बार जीता है, पाकिस्तान कितनी बार हारा है, बताए कोई। अरे खेल है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। लेकिन पाकिस्तान के एजेंडा पे चलने वाले ये भारत के कुछ लोग, वही लाइन पकड़ने वाले ये कुछ राजनेता, ऐसा नहीं कि सिर्फ जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया हो कि भैया देश की हार में, पाकिस्तान की जीत में दिवाली मनाने दो। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ राकेश टिकैत ने बोला कि भारत सरकार ने हराया है। तुम्हें पता है, भारत सरकार ने हराया है यह क्रिकेट मैच। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में थे। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आने वाले हैं। कोई एक मौका नहीं छोड़ा जा रहा है दर्शकों, कोई एक मौका। और आज जब पूछता है भारत ये कार्यक्रम जारी है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भारत के राजनेताओं को, इन लोगों को राजनेता आपने, भारत की जनता ने किस लिए बनाया है। हमारे जख्मों पर मरहम लगाकर सबको एक साथ लाने के लिए, या बार बार जख्म को कुरेदने के लिए, जख्म को हरा करने के लिए। क्रिकेट मैच हारता है भारत और पाकिस्तान के बीच। महबूबा मुफ्ती कहती हैं 370 याद है। 370 हटने के बाद जिन लोगों ने देश भर में ताली बजाई थी, जिन लोगों ने दिवाली मनाई थी, तो हम भी पाकिस्तान की जीत में और भारत की हार में मनाएंगे। आपको सोच नहीं सकते आप। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में रैली करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे। कहते हैं 2013 के दंगे भूलना नहीं। 2013 के दंगे, मतलब किसी भी पार्टी का कोई भी फायदा हो रहा हो, वो ये नहीं सोचते कि भारत की जनता का, आपका, दर्शकों, देशवासियों, आपका फायदा, नफा नुकसान किस में है। और ये भारत की जनता को अब समझना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत के राजनेताओं को क्या कोई फर्क पड़ता है आज? अगर पड़ता होता तो असदुद्दीन ओवैसी मुजफ्फरनगर में खड़े होकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने कई रैली करी। इससे पहले हमारी टीम उनके साथ जगह जगह उत्तर प्रदेश में ट्रैवल कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी आते हैं, कहते हैं भूलना नहीं 2013 के दंगे। क्यों, क्या जरूरत पड़ी असदुद्दीन ओवैसी साहब? बहुत, मतलब ऐसे नहीं है कि ऐसे ही किसी नेता ने उठ के बोल दिया हो, गलती से हो गया हो, उन्हें मालूम नहीं कि इसका, भाई 12 लॉ हैं, ज्ञानी व्यक्ति है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मल्टीपल टाइम सांसद है, उन्हें पता है उनके एक एक शब्द का क्या मायने है। उनको मालूम है कि उनके एक सेंटेंस का क्या असर पड़ेगा। लोग साथ आ रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में, मैं कहता हूं, उसके साथ आने से बीजेपी का फायदा हो, कांग्रेस का, आरएलडी का, एसपी का, बीएसपी का, वो भूल जाइए एक मिनट के लिए। लोग बोलेंगे अगर जाट और मुसलमान एक साथ आता है तो अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह, स्वर्गीय अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह के बेटे, और आज उनके पोते जयंत चौधरी हैं, आरएलडी को संभाला हुआ है, उनका सबसे बड़ा फायदा, ये तो उनका था।
ये तो उनका समीकरण था कि जाट और मुसलमान एक साथ आ जाएं। मुलायम सिंह यादव का था MY मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन। मैं कह रहा हूं वो सब भूल जाइए, जनता साथ आ रही है ना, जख्म भर रहा है। फॉल्ट लाइंस को दोबारा उभारने की, जख्म को दोबारा हरा करने की क्या जरूरत है? और क्या हमारे राजनेता, मैं फिर पूछता हूं दर्शकों, जख्म हरा करने के लिए है या भरने के लिए? उनका फायदा जिसमें हो। महबूबा मुफ्ती कहती हैं आर्टिकल 370 पाकिस्तान की तरफदारी करने लगती है। ओवैसी साहब जाते हैं, कहते हैं 2013 के दंगे भूलना नहीं, वोट करने से पहले आपका वोट बैंक क्या है ये मालूम है, लेकिन ये तो देखेंगे आप कि फायदा किसका है, नफा नुकसान। ऐसे ही जब कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कोविड वैक्सीन की खिलाफत की थी, तो मैंने कहा था कि आप कोविड कोई बीजेपी या कांग्रेस थोड़ी है, कोविड लाइलाज है, उसमें आप कहां राजनीति ढूंढ रहे हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला कहते हैं पाकिस्तान से बात करो। पाकिस्तान से एक उठता है, ट्रोल आर्मी उठती है, चीन उनके लिए काम करता है, आपको पता है, या वो चीन के लिए जो मर्जी से। भारत के क्रिकेटर मोहम्मद शमी को ट्रोल करते हैं और फिर इल्जाम लगाते हैं भारत के लोगों पे, भारत की सरकार पे। वो सब अलग है, खेल को अलग छोड़िए। भारत में भारत के राजनेताओं का काम क्या है? लोगों को साथ लाना, लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करना, या लोगों को और बांट देना? यह पूछता है भारत। क्योंकि आज जब वारिस पठान साहब आएंगे तो मैं समझना चाहूंगा कि पठान साहब इसके पीछे का क्या तर्क है, इसके पीछे। क्योंकि जैसा मैंने कहा, असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी उनको बोलती है, बीजेपी की टीम भी वो उनको बोलते हैं कि वो कांग्रेस के, मतलब ये एक बात समझनी पड़ेगी कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में एक प्लेयर बनने के लिए उनकी पार्टी अपना जो लठ है वो गाड़ने के लिए क्या कुछ भी करेगी। मैं सुनाना चाहता हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या करा, जरा सुनिए। सुनिए ओवैसी साहब ने क्या कहा उत्तर प्रदेश में। सुनते हैं ओवैसी साहब की बात और फिर आगे बढ़ाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या मिला उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को? क्या मिला उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को? मीरठ का फसाद हुआ तो हमसे कहा गया मीरठ भूल जाओ, तो हाशिमपुरा हुआ, हाशिमपुरा कहा गया कि हाशिमपुरा भूल जाओ, तो मलियाना हुआ, फिर कहा गया मलियाना भूल जाओ, तो मुजफ्फरनगर हो गया। अब आकर कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर की बात मत करो। मैं जब यहां पर आ रहा था तो ऐसे लोग मुझे फोन करे और कहे कि ओवैसी साहब आप मुजफ्फरनगर को जा रहे हैं, अपनी तकरीर में मुजफ्फरनगर के फसाद का जिक्र मत करिए। मैंने कहा क्या जिक्र करूं? तो कहा कि आप जो है ना भड़काऊ भाषण मत दीजिए। मैं दोस्तों और बुजुर्गों, यही लोगों की सोच है जो गरीब मुसलमानों का सौदा करते हैं दिल्ली में बैठकर या लखनऊ में बैठकर। सिर्फ नाइंसाफी का जिक्र करना चाहिए। यह सिर्फ एक अंश है उस स्पीच का, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीच में जो लाइन है, लेंथ है, वो बिल्कुल बरकरार है, वो स्ट्रेट है, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन मेरा सिर्फ सवाल यह है, पूछता है भारत आज ये, और ये अकेले नहीं है, कई अलग अलग राजनेता जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब से, अभी भूलिए मत पंजाब को भी। लेकिन आखिरकार बात इतनी है कि भारत को जोड़ना है या तोड़ना है। सवाल साफ है और जवाब आपको देना है, देश की जनता आपको, दर्शकों आपको, कि आपको वो राजनेता चाहिए जो देश की तोड़ने की बात, और जो हुआ जितने दंगे मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर तक, जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा क्या वो गलत है? नहीं, हुए हैं, असलियत है। लेकिन क्या उनको कुरेदा जाए या उनसे उबरा जाए बाहर, उससे बाहर निकला जाए, या आप उसी में रह के ये करना चाहते हैं कि ये हुआ और इसी पे होगा और इसी पे होगा, जख्म को हरा रहने दो, मरहम मत लगाओ। चोट लगती है बेसिकली, अगर चोट लगे किसी को भी तो उस पर दवाई लगाते हैं ना, मलहम लगाते हैं।
या उस पर मिर्ची डालते हैं, क्या करते हैं? या उसको खुला छोड़ देते हैं खराब होने के लिए? नहीं ना, उसको ठीक करना है। राजनीति में आप किसी भी राजनेता से पूछिए। प्रेम शुक्ला हैं बीजेपी से, आचार्य विक्रमादित्य हैं, मौलाना हसनैन बकई साहब हैं, वारिस पठान हैं, वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक AIMIM के मुंबई से तस्लीम रहमानी साहब हैं और दुष्यंत नागर हैं। हम मरहम लगाते हैं वारिस पठान जी, मेरे को पता है AIMIM पठान साहब समाजवादी पार्टी का बिल्कुल वोट बैंक आप ले लेना चाहते हैं। मुलायम सिंह यादव का जो MY कॉम्बिनेशन था उसमें से आप एक धाड़े को बिल्कुल अलग कर देना चाहते हैं, वो सब समझ आता है। लेकिन पठान साहब, आप भी इलेक्शन लड़ते हैं, लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। जनता को एक साथ लाना है पठान साहब, अलग करने से क्या होगा? जख्म हरे करने से क्या होगा पठान साहब? नहीं, आप सुनिए मेरी जी बात। बताएं साहब। ऐश्वर्या जी सुनिए मेरी सुन रहा हूं बात। सर। हमने डे 1 से क्या कहा है कि हम यूपी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारी मंशा ये है कि हमको भाजपा को हराना है और हम इस बार योगी को उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनने नहीं देंगे। ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अब जिस किसी को आना है हमारे साथ, जो चाहता है कि भाजपा हारे, आइए हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे, उनको हराएंगे। अब वहाँ पे जब जा रहे हैं तो इतने सालों से लोगों को बताना तो पड़ेगा कि हम तो इतने वर्षों से चुनाव नहीं लड़े, क्यों भाजपा जीत गई, क्यों इनमें ताकत नहीं है भाजपा को हराने की। आज हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में लोगों को बताने के लिए कि आपका मुस्लिम लोगों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या है। आज उत्तर प्रदेश की जेलों के अंदर अगर आप देखोगे ऐश्वर्या, तो 27% जो अंदर है कैदी, वो मुस्लिम है। उनका कोई पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है। डेवलपमेंट क्या है? आज भी इकोनॉमिकली, सोशली सब बैकवर्ड है। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? जो ये नाम निहाल सेक्युलर पार्टियां इतने वर्षों से सत्ता में रही, जिन्होंने वोट तो लिए 19% मुसलमानों के अपना हक समझ के, वोट तुम्हारा, हमारी जागीर है, हम सत्ता में बैठेंगे, मगर किया किसी के लिए कुछ नहीं। हम उनको जगाने जा रहे हैं, अब उनको उनकी बात समझाने जा रहे हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं हम। क्या मुसलमानों को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना का नहीं है? होना चाहिए एम्पावरमेंट। और ये देखा गया है, आज जाटों के लिए नेता है, यादवों का नेता है, दलितों का नेता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर जाके मुसलमानों को पूछ लो आपका कौन नेता है, तो यहाँ वहाँ देखेगा हमारा कोई नेता नहीं है। तो क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसे है नहीं जो सत्ता में आ सके, जो लीडर बन सके? हम वहाँ जा रहे लीडर पैदा कर दें। देखिए, वारिस पठान को ऐश्वर्या उत्तर प्रदेश से खुद को नहीं लड़ना, ना मुझे लीडर बनने का, ना नेता बनने का शौक है। मैं जा रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके साथ इतने सालों से ये कटाकथित सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों ने बेइंसाफी की, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BSP हो, किसी ने कुछ नहीं किया। आज समाजवादी की अब हालत देख लो ऐश्वर्या, इनके साथ में थे एक ही मुस्लिम नेता आजम खान। कहाँ है आजम खान साहब? कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, कोई उनको पूछता तक नहीं है, कहीं पर वो नहीं है। तो क्या हम जाकर लोगों को जगाते हैं तो गलत करते हैं? और ये आपका जो टाइटल है ना, देश में कौन फैला रहा है, ये तो भाजपा RSS का काम ही है, देश में अराजकता फैलाना, कम्युनल के नाम पे कोई राइट करवाना। अभी आप त्रिपुरा में देख लो क्या हो रहा है, एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अरे ये तो छोड़ो, एक क्रिकेट मैच, ऐश्वर्या बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट में रखना चाह रहा हूं आपके और आपके दर्शकों के सामने। एक क्रिकेट मैच खेला जाता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, मगर टारगेट किसको किया जाता है? किसने किया? एक इंसान को। पठान साहब, उसका नाम पाकिस्तान से हुआ वो टारगेट, आपको पता चला? वो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी थी पठान साहब। वो आप बात कर रहे हैं भारत के गेंदबाज मोहम्मद शमी। नहीं, हमने आप बात कर रहे हैं भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद शमी की। बिल्कुल, उसको टारगेट पाकिस्तान से किया गया, लेकिन असाउद्दीन किया गया जी। अरे वो इंडियन क्रिकेट का खिलाड़ी, उसको पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है ना, तोड़ दो हमको। इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पहनी है, हाँ, वो भारतीय है, भक्त है हमारी तरह, और उसको आप ट्रोल कर रहे हो। क्या शामी पाकिस्तान जाओ, वो भारतीय है, बिल्कुल है, और खेलता था, खेलेगा, उसको फख्र है भारतीय होने के ऊपर, खेलता है, खेलेगा। आप उसको बोलते हो तू गद्दार है। किसने बोला? पाकिस्तानी बोलते हैं। किसने पैदा की? मैं आपको पठान साहब, ये वारिस पठान जी पाकिस्तान से है, वो ट्रोल आर्मी पाकिस्तान से नहीं। फैक्ट समझिए, यही तो चाहता है पाकिस्तान के आप और हम। अरे ये बड़ा वर्सेस बीच में आता रहा है। सुनो, बताइए। पाकिस्तान गया तेल लेने,
मैं पाकिस्तान के उन लीडर का भी बयान का खंडन करता हूं और उनको बोलना चाहता हूं कि आप अपने मुल्क की बात करो, हमारा हिंदुस्तान आपसे बहुत ज्यादा आगे। अरे आपके यहाँ तो भूखमरी से लोग मर रहे हैं, आप वहां की फिक्र करो। एक नेता ने बोल दिया इस्लाम की तरह, मैं कहूंगा क्रिकेट का इस्लाम से क्या लेना देना। बस आप मैं ठीक है, पाकिस्तान को वार्न करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे देश के इंटरनल मामले में ना बोले। हम हमारा देश देख लेंगे, हमारा हिंदुस्तान महान है, भारत देश महान था है रहेगा। आपको हमारे देश की फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम यहां देख लेंगे। मगर कुछ लोग इसको पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं। अरे मारो गोली पाकिस्तान को। मैं तो पाकिस्तान का नाम नहीं लेता जितनी बार भाजपा वाले और आरएसएस वाले लेते हैं। आपने खुद ने देखा, मोदी जी तो बिरयानी खाने चले गए, आडवाणी जी जिन्ना की कब्र पे चले गए। अब मैं या मेरे वालिद या मेरे दादा तो जिन्ना की कब्र पे नहीं गए थे। हम लोग तो वो लोग हैं ऐश्वर्या जिन्होंने जिन्ना की 2 नेशन थियरी को ठुकरा दिया। और आज हमारे मुल्क भारत में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे हैं, शान से रह रहे हैं। और आपके टीवी में बैठ के डिबेट कर रहे हैं। हम डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहे हैं। डिबेट करना डेमोक्रेसी को मजबूत करना है। मगर कुछ ये जो विचारधारा के संघ के विचारधारा के लोग हैं, ये हमारे देश में अमन और शांति नहीं चाहते। ये आपस में लड़ा के इनकी सियासत को चमकाना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। बस 2 कम्युनिटी को लड़ाओ, अपनी वोट बैंक बनाओ, अपनी वोट बैंक को आगे लाओ। गाय गंगा दंगा इसी के चक्कर इनकी बात पूरी हो जाए तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल, मैं इसलिए सबको मौका दे रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि संवेदनशील मसला है, संवेदनशील मामला है, सबको बोलने का मौका मिले एक एक करके। सबके पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, वारिस पठान बोलिए। अब इनकी बात, डेवलपमेंट विकास की तो कभी बात कर लीजिए शुक्ला जी। बोलिए बोलिए। पाकिस्तान के अंदर क्या भाई हो गया इनका, अब कितनी देर बोले? नहीं, आप ही बोल रहे हैं प्रेम जी, बोलिए। प्रेम जी बोलिए। शांत कराइए जरा। वारिस जी अब आप जवाब ले लीजिए। वारिस जी जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है। हाँ प्रेम जी। वारिस पठान काफी, हाँ अब आराम से शांति से। देखिए, अगर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हम मलियाना मेरठ ये नहीं भूले हैं, तो हम लोग भी जो है वो 1946 का डायरेक्ट एक्शन नहीं भूलेंगे, 1993 का बम कांड नहीं भूलेंगे, 2001 का बम कांड नहीं भूलेंगे, 2003 का बम कांड नहीं भूलेंगे, 2008 का ताज पर होटल ओबेरॉय पर किया गया हमला नहीं भूलेंगे, दिल्ली हाईकोर्ट में किया गया बम कांड नहीं भूलेंगे, और उन बम कांड के अभियुक्तों को समर्थन करने वाले जमीयत इस्लामी जैसे जो अलगाववादी संगठन उनके कृत्यों को नहीं भूलेंगे। जो कहते हैं पाकिस्तान को गोली मारो, उनके नेता के पूर्वज जो हैं वो रजाकार हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने के लिए हैदराबाद में हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे। जब सरदार पटेल ने सेना भेजी है, उसके बाद दुम दबाकर मजबूरी में 2 नेशन थ्योरी को नकार के नहीं, भारत के साथ नहीं, मजबूरी में वो भारत में रह रहे हैं। आज भी उनके दिल में पाकिस्तान पलता है, इसलिए मोहम्मद शमी को ट्रोल करता है पाकिस्तान से। ये ब्लेम करने निकल पड़ते हैं हिंदुस्तान को, क्योंकि ये पाकिस्तान के चीयर लीडर है, क्योंकि पाकिस्तान इनके दिल में बसता है, क्योंकि पाकिस्तान की विजय पर ये प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की विजय के बाद मोहम्मद शमी के खिलाफ अगर माहौल खड़ा किया जाए तो उससे जो है वो भारत और भारतीयता को क्षति पहुंचती है। भारत और भारतीयता को क्षति पहुंचाना, जो 15 मिनट में 100 करोड़ हिंदुओं के कत्लेआम की धमकियां देते हैं, वो क्या शांति की वार्ता कर रहे हैं? वो कौन सी वार्ता कर रहे हैं जी? वो चाहते हैं कि इस देश में मौका मिलते ही हिंदुओं का कत्लेआम हो। वो बम कांड वालों के पीछे खड़े होते हैं, वो आतंकवादियों के पीछे खड़े होते हैं, वो दंगाइयों के पीछे खड़े होते हैं, वो पाकिस्तान परस्तों के संरक्षक हैं। वो जो है मुंबई बम कांड के अभियुक्तों के विरुद्ध कभी आवाज उठाई है? कभी 2008 के आतंकवादियों के विरुद्ध आवाज उठाई है? कभी आतंक के खिलाफ आवाज उठाई है? कभी जिहादी संगठनों के विरुद्ध जो है खुलकर बोलने की हिम्मत जुटाई है? क्यों नहीं जुटाई? लश्कर तोयबा के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ नहीं बोलेंगे। अभी सिमी के 9 आतंकवादियों को कल ही पटना के गांधी मैदान में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की हुंकार रैली में बम फोड़ने वालों को बम फोड़ने वालों को जो है कन्विक्ट किया है कोर्ट ने। अब उस कन्विक्शन पर ऐसे आतंकवादियों के विरुद्ध कभी आपने असदुद्दीन ओवैसी का कोई भी किसी भी प्रकार का बयान सुना है? कभी याकूब मेमन की निंदा करने वाला बयान सुना है? कभी अजमल कसाब के विरुद्ध बोलते हुए आपने सुना है? कभी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ बोलते हुए सुना है? कभी टाइगर मेमन के खिलाफ बोलते हुए सुना है? क्या कारण है? झूठ पे झूठ। इसका कारण ये है ये सांप्रदायिक शक्तियां हैं और ये सतत जो है भारत के विभाजन की कल्पना करते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूं, पाकिस्तान यही चाहता है। आप दोनों वरिष्ठ हैं, आप प्लीज समझिए। प्रेम शुक्ला जी, वारिस पठान साहब,
आप समझिए, पाकिस्तान यही चाहता है। दर्शकों, देशवासियों, ये नहीं होने देना है, ये वर्सेस नहीं करना है। वो वही चाहता है कि यहां पे इस तरह की लड़ाइयां होती रहें। प्रेम शुक्ला जी रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। आप आधा गिलास पानी पीजिए, आप दोनों। मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं जरा तस्लीम रहमानी जी के पास, और फिर आ रहा हूं वारिस पठान साहब। आऊंगा। टेम्परेचर थोड़ा सा। तस्लीम रहमानी जी, पाकिस्तान ट्रोल करता है जानबूझ के कुरेदने के लिए भारत के खिलाड़ी को, जिसने नीली जर्सी पहनी है, इंडिया लिखा है, भारत लिखा है, ही इज प्राउड टू बी इंडियन ना, उसको ट्रोल करता है जानबूझ के, इसी फॉल्ट लाइन को दोबारा कुरेदने के लिए, उसी जख्म को दोबारा हरा करने के लिए, और हम लोग उसके गेम प्लान पे आ जाते हैं। रहमानी जी, मरहम लगाना है, कुरेदना थोड़ी है। ऐश्वर्या जी, मैंने 10 मिनट की आपकी इब्तदाई तकरीर सुनी और आपने बहुत सारे सवालात उसमें भी उठाए, लेकिन कुछ 2-3 सवाल मेरे मन में आ रहे थे, मैं उन पर पहले आ जाऊं। हमारे त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव जी पिछले एक हफ्ते से 4 लाख मुसलमानों के ऊपर सेफ्रॉन झंडे लेके प्रोफेट मोहम्मद को गाली देने वाले, कुरान शरीफ की कापियां उठा के फाड़ने वाले, मस्जिदों पे हमला करने वाले, 4 लाख मुसलमानों को खदेड़ने की कोशिश करने वाले 21 अक्टूबर से आज तक जारी है। क्या पूछना रह जाए सवाल बिप्लब कुमार जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर है? क्या वहीं के जो साबिक गवर्नर तथागत जी, जब वो कहते हैं कि खून का दरिया बहाना पड़ेगा हिंदू राज बनाने के लिए, क्या आरएसएस के जो चीफ हैं, जो जब ये कहते हैं कि हम 3 दिन में एक आर्मी खड़ी कर सकते हैं, तो क्या सवाल उनसे नहीं पूछे जाने चाहिए? ये सवाल आप एक तरफा क्यों पूछते हैं? और जब एक तरफा सवाल पूछते हैं, जब यहाँ जानो माल पे पर आती है, जब प्रेम शुक्ला जी यहाँ बाप दादा करने लगते हैं, तस्लीम रहमानी साहब, 24 लाख आदमी ले जाने वाले थे अब वहां पर अयोध्या मंदिर में, अयोध्या मंदिर पर 24 लाख आदमी ले जाने वाले थे। आप इस देश को बदलाने का जो काम करते आए हैं, मुझे बताइए, वहां जो बात की जा रही है मुसलमान के खिलाफ नहीं बात की जा रही है, वहां पर घुसपैठियों के खिलाफ बात की जा रही है जो इस देश में जबरदस्ती घुसाए हैं। आप मुद्दों को बदलने का काम क्यों करते हैं इस देश के अंदर? तस्लीम रहमानी साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आपको सीधी तरह से बात जिस प्रकार से घुमाकर जबरदस्ती इस देश में बलवा कराने में मजा आता है क्या? आप लोग बात करते हैं हमेशा घुमाकर। इस देश के अंदर बांग्लादेशी जिस प्रकार से घुस रहे हैं, उन घुसपैठियों के खिलाफ जब भी काम करता है तो आप इस्लामिक कार्ड खेल देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कौन सी बात आप प्रेजेंट करने का बात करते हैं। आप वही हैं जिन्होंने जिस प्रकार से अयोध्या के मंदिर में जाकर कहा था कि 24 लाख आदमी, 24 आदमी आपके साथ नहीं खड़े हैं, आपकी कौम वाले मुसलमान भी आप प्लीज रिलैक्स, प्लीज समझ गए हैं। आप समझे? अभी हम आचार्य में आ रहा हूं, आचार्य रहमानी जी एक एक करके मैं आ रहा हूं। दुष्यंत नागर, वारिस साहब आ रहा हूं 1 मिनट में, शराब आती है। प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं। दुष्यंत नागर, आप मुझे इतना बताइए, इस सब के बीच में महबूबा मुफ्ती वहां से बोलती हैं, ओवैसी साहब मुजफ्फरनगर में बोलते हैं, वहां राकेश टिकैत आ जाते हैं कहीं से और बोलते हैं तुम्हें पता है भारत सरकार ने हराया ये मैच? पता नहीं तुम्हें? हमें बताया गांव में कि भारत सरकार ने हरवाया ये मैच। इसलिए किस लिए? और मीडिया से बात करते हुए दुष्यंत नागर किसकी लाइन उठा रहे हैं? ये सो कॉल्ड किसान नेता पाकिस्तान की नहीं है ये। दुष्यंत नागर जी बताइए, कह रहे हैं कि भारत सरकार ने हराया है ये मैच क्योंकि हिंदू मुसलमान कराना चाहती है सरकार। ये हो क्या रहा है इस देश में? मैं इसलिए कह रहा हूं साहब, कहीं तो कोई लाइन ड्रॉ करिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन कहीं तो कोई लाइन ड्रॉ करिए। जी, वो खेल हारा है पिच पे। आपने सही कहा नागर साहब। किसान नहीं, आप मेरे को बताइए, भट्टा परसौल आपका गांव, आप भी तो किसान हैं, आपके यहां भी खेती होती है, आप भी अपने आप को किसान नेता कहते हैं, कांग्रेस से आप एसोसिएटेड हैं। आप मुझे इतना बताइए दुष्यंत नागर जी, भारत के गांव के उसी दरवाजे से तो किसान और जवान निकलता है ना, उसी मां के 2 बेटे, 1 जवान 1 किसान। ये क्या हो रहा है? अपने आप को किसान नेता कहने वाला कह रहा है कि सरकार हिंदू मुसलमान कराने के लिए मैच हरवा रही है। अरे इलेक्शन जीतना है तो इलेक्शन लड़ना मेरे भाई। ये क्या हो रहा है? नागर साहब एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। पहले राष्ट्र है, उसके बाद में राजनीति, और अगर राष्ट्र नीति हमारी ठीक रहेगी तो राजनीति बहुत अच्छी चलेगी।
मैं राकेश टिकैत जी के इस बयान का समर्थन नहीं करता। जो उन्होंने ये कहा है कि सरकार ने मैच हरा दिया, मुझे नहीं लगता भारत में कभी भी किसी भी दल की सरकार अगर होगी तो वो अपनी टीम को हराने के लिए कहेगी। भारत सरकार भाजपा की जरूर है, लेकिन ये भाजपा के लोग भी तो भारत के हैं और मुझे इन पे इतना भरोसा है कि ये राष्ट्र के साथ में इतनी बड़ी गद्दारी नहीं कर सकते। रही बात ओवैसी साहब की, देखिए ओवैसी साहब को राजनीति करने का उत्तर प्रदेश में पूरा अधिकार है। हमारा लोकतंत्र और दलीय प्रणाली उनको पूरा अधिकार देती है, लेकिन उनको उन मुद्दों को लाना चाहिए जो आज युवाओं की जरूरत है। नौकरियों की के ऊपर उनको बात करनी चाहिए, महिला सुरक्षा, रोजगार, कृषि समस्या, इन मुद्दों पे बात करें। अच्छे माहौल में डिबेट हो, एजेंडा ऐसा सेट हो जिससे लोगों को फायदा हो। आपस में नफरत फैलाना, एक दूसरे को भाई से लड़ाना, एक नफरत का माहौल बनाएंगे तो वो किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। और देखिए इस तरीके की बातें करने से दुनिया में भारत की इमेज खराब होती है और जिसका सीधा असर पड़ता है हमारे व्यापार पर। तो ये सारी चीजें ठीक नहीं है। आप स्वस्थ राजनीति की बात करिए, अच्छी चीजों के ऊपर डिबेट करिए। ओवैसी जी का हम भी स्वागत करेंगे, लेकिन ऐसे नफरत फैलाने वाली चीजें करना ये नहीं चलेगा देश में। देखिए भारत 65% भारत युवा है और युवा जानता है कि उसको जरूरत है शिक्षा की, अच्छे स्वास्थ्य की, रोजगार की। इनके ऊपर बात होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। जो भी बात करते हैं नफरत की बात करते हैं। देखिए भाई नफरत की बात बंद करिए, देश को बहुत आर्थिक नुकसान हो चुका है। अभी जिम्मेवारी दिखाइए, सभी राजनीतिक दलों को दिखाना चाहिए और सभी राजनीतिक दल क्यों, एक्टिविस्ट भी दिखाएं, हम भी दिखाएं, मीडिया चैनल भी दिखाएं, आप भी दिखाएं। आप भी ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों को अपना मंच ना दें। तो एक राष्ट्र के प्रति हमारी सबकी साझी जिम्मेवारी है। वारिस जी, ऐश्वर्या जी, उत्तर प्रदेश निभानी चाहिए। हर वर्ग के युवाओं को एक जो बेसिक डिमांड है नौकरी है, उस पे कोई क्यों टिप्पणी नहीं आती? वारिस जी, उन्होंने मेरठ से लेके मुजफ्फरनगर सारे दंगे याद दिला दिए। वो असलियत है, गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आप पहली बार या दूसरी बार जब भी आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, पहले तो जी मुझे 7 गांव उत्तर प्रदेश के पड़ता था, ये इन्होंने 7 कोई काम किया डेवलपमेंट के सिवा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के सिवा इनको आता क्या है? अरे हम तो जा रहे हैं हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए, तो क्या गलत है? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने जा रहे हैं लोगों का, तो क्या गलत है? इतने सालों से जो कथाकथित सेक्युलर पार्टियों ने हमारा वोट लिया 19% का, हमारा राज इनका कुछ किया नहीं उनके लिए, तो क्या उनके लिए आवाज उठाने जा रहा गलत है? और जगा रहे और लोगों की मोहब्बत हमारे साथ है, लोगों को मोहब्बत से नवाज रहे, लोग हमारे साथ में आ रहे। उनको लग रहा है कि क्यों नहीं सबको चांस दे, एक बार ओवैसी सबको भी चांस कर देखे ना, एक बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी चांस देके देखिए। हम भी विकास करने में मानते हैं, हमने तो विकास करके दिखाया जहां जहां हमारी सत्ता हमारी सरकार है। आइए तेलंगाना में देखिए क्या ओवैसी ब्रदर्स ने काम नहीं किया है, हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, हॉस्पिटल से। यही चाहते हैं हम फॉर्मूला लेकर जाना उत्तर प्रदेश के अंदर, और वहां भी जो 19% लोगों को इतने सालों से यूज किया है, इस्तेमाल किया है, जिनके लिए कुछ नहीं किया, उनके लिए, दलितों के लिए, मजलूमों के लिए, पिछड़े हुए वर्ग के लिए हम आवाज उठाना चाहते हैं। तो क्या गलत कर रहे हैं? इनको तकलीफ ये है क्योंकि हमने ठान लिया है इस मर्तबा भाजपा को हराएंगे, योगी को चीफ मिनिस्टर बनने नहीं देंगे। और जिसको भी आना है, समाजवादी हो चाहे कांग्रेस हो या बीएसपी हो, जो भी चाहता है कि बीजेपी को हराना है, आइए हमारे साथ, हमारे घर के दरवाजे आपके लिए खुले, हमारे साथ आइए, कांधे से कांधा मिलाकर लड़िए, हराएंगे बीजेपी को। लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं करिए कि हम कटोरा लेके आपके पास आएंगे भीख मांगने, नहीं हमारे साथ आइए आइए, नहीं, एक कुर्सी पे आप बैठिए, एक कुर्सी पे हम बैठिए, बराबर की बात करेंगे और हराएंगे। बाद में रोते रहेंगे बी टीम, सी टीम, डी टीम। और ये लड़ाई MY फैक्टर की नहीं है, अब लड़ाई A to Z फैक्टर की आ गई है। पूरे के पूरे मिल के भाजपा को हरा सकते, मगर इनको घमंड गुरूर इतना है ऐश्वर्या के नहीं मानना चाहते। इनमें हराने की ताकत नहीं है, हम में हराने की ताकत है। तो हम पे तरह तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं रात और दिन। आपको इल्जामात से फर्क नहीं पड़ता, जनता जनार्दन है, जनता फैसला करेगी कि इस मर्तबा उत्तर प्रदेश के अंदर किसके साथ जाना। प्रेम शुक्ला जी, हमारे साथ दलित भी आए, हमको हिंदू भाई बहन भी हमारा वोट देंगे, हमारे को सब लोग वोट देंगे और हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला इस बार प्रदेश में। प्रेम शुक्ला जी, बिना किसी पर्सनल कमेंट, क्या उत्तर प्रदेश में क्या कोई और टॉपिक नहीं है? उत्तर प्रदेश में क्या नौकरी की बात नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात नहीं होनी चाहिए? यूपी का इलेक्शन है, असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए एक वर्ग आता है और उसमें कोई डाउट नहीं आता है। मुजफ्फरनगर में भी उनकी रैली में हमारी टीम थी, आता है। लेकिन क्या उनको वारिस पठान जी, मैं यही कहता हूं,
क्या उनको डेवलपमेंट की बात नहीं करनी चाहिए कि अगर मेरे को वोट दोगे तो मैं तुम्हारे लिए इतनी नौकरी लाऊंगा, अगर मेरे को वोट दोगे तो मैं यहां स्कूल के साथ साथ पॉलिटेक्निक भी बनाऊंगा, मेरे को वोट दोगे तो गांव तक सड़कें और आएंगे। मैं कह रहा हूं डेवलपमेंट पे लड़िए, डिवीजन पे लड़ेंगे तो और दिक्कत होगी। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आप काउंटर कैसे करेंगे असदुद्दीन ओवैसी का? जी प्रेम जी, आराम से, शांति से, आपके नाम में प्रेम है, प्रेम की बात करते हैं। हम बताते हैं जनता को, हमने जो है साढ़े चार वर्षों में हमने उत्तर प्रदेश के नागरिकों का पर कैपिटा इनकम डबल कर दिया, हमने उत्तर प्रदेश की जीडीपी डबल कर दी। 2016 तक उत्तर प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज थे, हम एक मुफ्त 9 मेडिकल कॉलेज का गिफ्ट देकर देते, हमने सड़कें सुधार दी, हमने बिजली की व्यवस्था बेहतर कर दी। तो हम तो विकास की बातें करते हैं, लेकिन जो विकास की बजाय विनाश की बातें करते हैं वो कृपा करके समझ लें कि भाई 2017 में 2 युवकों का जोड़ा हमारे विरुद्ध चुनाव लड़कर देख चुका है और दोनों लड़के फ्लॉप होके जा चुके। 2019 में सपा बसपा गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का प्रयास कर चुकी है। अवधी भाषा में एक कहावत है, बड़े बड़े बहल जाएं गदहिया का है कितना पानी। तो जो है अब किसी को भी जो है पानी नापने की का लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर कोई चाहता है कि भाई आए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, चुनाव प्रचार करे, अपनी बात रखे, जनता उसका समर्थन करे, ये उसका लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है, उसका स्वागत है। और एमआईएम के आने से भारतीय जनता पार्टी को कोई पीड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह सपा के विरुद्ध लड़ रही है, बसपा के विरुद्ध लड़ रही है, कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रही है, पीस पार्टी के विरुद्ध लड़ रही है, तमाम दलों के विरुद्ध लड़ रही है, एक दल और उसमें जुड़ जाएगा। उसे भारतीय जनता, हाँ एमआईएम से परेशानी भाजपा की ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम गिराने का काम ये आपके जो आका हुआ करते थे कांग्रेस, जो असदुद्दीन ओवैसी गिना रहे हैं कि मलियाना के दंगे हो गए, मेरठ के दंगे हो गए, मुजफ्फरनगर के, अरे साहब ये दंगे जिसके कार्यकाल में हुए, उस कांग्रेस के साथ आप गलबैयां करते हुए 2009 से 2014 तक कांग्रेस की उस सरकार को आप समर्थन दे रहे थे, जिस सरकार के प्रशय से मुजफ्फरनगर में एक कौम विशेष को तो मुआवजा मिल रहा था, लेकिन हिंदू भाई बहनों को मुआवजा भी नहीं दिया गया था, दंगा पीड़ितों को, और सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करके फटकार लगाकर वहां पर दंगा पीड़ित हिंदू भाइयों को मुआवजे का आदेश देना पड़ा। तो साहब आप कृपा करके बताइए कि आप जो हैं मेरठ के दंगों के बाद, मलियाना के दंगों के बाद, मुंबई के दंगों के बाद, भिवंडी के दंगों के बाद, कानपुर के दंगों के बाद, भागलपुर के दंगों के बाद, जो इन दंगों का जिसको आप अभियुक्त आज भी बताते हैं, उसी के साथ आप 2009 से 2014 तक, उसके पहले भी लगातार आप उससे गलबैयां क्यों करते रहे? ये अगर कोई सवाल पूछे तो क्या जवाब है? वारिस साहब, और फिर आ रहा हूं आपके पास, वारिस पराग जी। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि हम ये वायलेंस हो गया, इधर बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, उधर वो हो गए, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूँ ऐश्वर्या साहब, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कि जो भी वायलेंस है, हर किस्म की टेररिज्म एक्टिविटीज़ का हमने हमेशा से कंडेम किया है, पुरजोर रीत से कंडेम किया है। असद ओवैसी साहब वाहिद वो शख्स थे जिन्होंने आईएसआईएस के बगदादी को जहन्नुम का कुत्ता कहा। हर तरह के आतंकवादी गतिविधियों का हम पुरजोर रीत से खंडन करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। इसलिए हमको इनसे नेशनलिज्म और पेट्रोटिज्म के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये कर दे खंडम मालेगांव ब्लास्ट का, इन्होंने तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो ब्लास्ट की आरोपी थी उसको टिकट दे दिया और उसको मेरा सवाल सीधा है कि मेरठ मलियाना के दंगों के बाद कांग्रेस के वो तो आतंकवादी है का कारण क्या? तो ऐसा बना हर कहीं पर भी वायलेंस हुआ है, हमने उसका हमने कंडेम किया है हर जगह का, हमने कंडेम किया है, आप भी कंडेम करिए। आपने कब कंडेम किया है? क्यों करते रहे? नहीं, दंगा हो, वायलेंस हो, राइट्स हो, टेररिस्ट हो, टेररिज्म एक्टिविटी हो, हर तरह की गतिविधियों का हम कंडेम करते हैं, हम पुरजोर से खंडन करते हैं। मगर आप लोग कब खंडन करोगे? आपको मास्टर हो सब चीजों के। आप सीधा जवाब नहीं दे रहे क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। आप कांग्रेस के दूत बनकर अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने वाले बहुत तो क्षुद्र राजनीतिक जी, और आपकी राजनीतिक क्षुद्रता से मुक्ति आपको प्राप्त नहीं हो रही है। मैं आप दोनों के पास वापस आ रहा हूं, मैं सीधा जा रहा हूं। रहमानी जी और मेरे साथ बकई साहब भी जुड़ गए, मौलाना हसनैन बकई, मौलाना हसनैन बकई और रहमानी जी। मौलाना हसनैन बकई, आप लेट जुड़े हैं, आपका कनेक्शन लेट था, बताइए, बोलिए मौलाना साहब। जी,
देखिए, सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि जिन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ गुफ्तगू करने वाले या उनकी मानसिकता रखने वालों के खिलाफ इस किस्म का एक्शन लिया। लेकिन ये देरी करी उन्होंने इस किस्म का एक्शन लेने में। ये सिर्फ क्रिकेट प्रेम में ही इनका पाकिस्तान नहीं झलकता है, बहुत से ऐसी भी चीजें हैं कि जिस पर पाकिस्तान प्रेम झलकता है। जैसे कि आप खुद गौर करके देख लीजिए कि बरेली, आगरा और लखनऊ, सीतापुर जैसी जगहों पर, संदिग्ध जगहों पर अगर पाकिस्तानी प्रेमी बैठे हैं तो उन लोगों के ऊपर जिन्होंने सिर्फ व्हाट्सएप का स्टेटस लगाया हुआ है या सिर्फ वो लोग कि जिन्होंने फेसबुक पर अपडेट किया है, उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना कम है। बल्कि उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि जिन्होंने इनके दिल में पाकिस्तान प्रेम जगाया। पाकिस्तान प्रेम इस्लाम के नाम पर, कट्टरता के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, या कोई ऐसी शय कि जो हिंदुस्तान में संदिग्ध चीजों को बनाती है। कम से कम उन लोगों के ऊपर भी हंटर चलना चाहिए, या उन मौलवियों के ऊपर, या उन लोगों के ऊपर जो सियासत में पाकिस्तान प्रेम या मुसलमानों को कट्टरता की तरफ लेकर जाते हैं, उनके ऊपर भी हंटर ये चलना चाहिए। उनके ऊपर भी इनके खिलाफ कानून बल्कि बनना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बात सिर्फ इतनी है रहमानी साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, यही तो दिक्कत है ना। अगर हम लोग आपस में बढ़ के ये करें, ऐसा जो भारत के खिलाफ काम करे उसके खिलाफ, उसके साथ तो आप भी नहीं हो सकते ना। उसमें तो आचार्य और प्रेम शुक्ला, वारिस पठान, दुष्यंत नागर और रहमानी जी एक साथ खड़े होने चाहिए कि जो देश के खिलाफ काम करे उसके खिलाफ सब हैं। तो रहमानी जी, ये डिवाइजन वाली सोच क्यों? हम तो आगे खड़े हैं, साथ नहीं बल्कि बोलना नहीं है, रहना है कंधे से कंधा मिला। पिछले तकरीबन 35 मिनट से मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, क्या वह भाजपा और एमआईएम के बीच हो रहा है? आप इस तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं पूरी 35 मिनट की, जैसे भाजपा और एमआईएम आमने सामने बराबर की टक्कर पे हो और या तो एमआईएम सरकार बनाएगी या भाजपा बनाएगी। क्या इस तरीके का जो ये इंप्रेशन आप अपने चैनल्स के जरिए क्रिएट करते हैं, क्या ये कम्युनलाइज करना नहीं है इलेक्शन को? और उसके लिए आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं असदुद्दीन ओवैसी क्या बोलते हैं? एक सेकंड जरा डालिएगा, आप एक अंदाज से एक हिंदू क्लेमेंट पार्टी को और एक मुस्लिम क्लेमेंट पार्टी को बात समझिए। यही मैं कह रहा हूं, कौन है रहमानी साहब? शुरू कैसे किया रहमानी साहब? देखिए, द प्रॉब्लम अराइजेस है। रहमानी साहब, प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा, सुनिए रहमानी साहब, पोलराइजेशन नहीं चाहते। आपने बोला, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को वहां जाके नौकरियों की बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या असदुद्दीन ओवैसी को वहां जाके ये नहीं बात करनी चाहिए थी कि भैया डेवलपमेंट दो? आप असदुद्दीन ओवैसी को बोलते हैं कि ही इज, आप रैली करने निकलिए और असदुद्दीन ओवैसी रैली करने निकले। यूपी की बात भैया, जिसको जनता सपोर्ट करेगी उसी की तो बात करेंगे ना। क्यों रही है? और ये बात यूपी चुनाव की बात, भैया जिसको यूपी की जनता सपोर्ट करेगी उसी की बात करेंगे ना। उनके पास अगर एक वर्ग का सपोर्ट है तो उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आती है। उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो इस तरह का भाषण दें या ना दें। वो कोई ऐसे नहीं है कि कहीं से आ गए, ही इज अ वेल रेड पर्सन, और अगर वो कुछ बोलते हैं तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। मुजफ्फरनगर में आप एक, अच्छा चलिए जरा वारिस जी को डालिए, जिम्मेदारी तो उस नेता की भी, जरा वारिस पठान जी को डालिए। मुख्यमंत्री बना रखा है। एक रैली आप कर लीजिए और एक रैली असदुद्दीन ओवैसी से करा लीजिए। और ये बीजेपी सुन रही है, ये प्रेम शुक्ला भी सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। उनके पास अगर एक वर्ग का सपोर्ट है तो वो असलियत है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ना, जनता को डिसाइड करना है। लेकिन मेरी दिक्कत यह है, उस वर्ग के सपोर्ट के साथ उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है, इसलिए हो रहा है। अगर महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद यह कह सकती हैं कि भारत की हार पे दिवाली मनाओ, खुशियां मनाओ, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद देश में खुशी हुई थी, उस पर नहीं किया मैंने। जरूरी है ना करना, क्या जरूरत थी? मोहम्मद शमी ट्रोल पाकिस्तान में होता है और आप लोग उसे इंडिया में बनाते हैं, वो गलत है ना सर। आप लोगों को बात चाहे किसी भी की हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, युवा तो युवा है ना। अरे आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी को पाकिस्तान ने ट्रोल किया? आपको पता है, देयर इज एन एल्गोरिदम। साइंटिफिक प्रूफ है आपके पास? आपको मैं बताता हूं, सुनिए। एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम होता है। हिंदुत्ववादियों ने किया, भाई साहब, ये जो कम्युनल माइंडसेट रखते हैं, ये मुसलमानों के जो कातिल यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों ने किया। क्यों ना कहा जाए?
क्या जानता नहीं? क्या बोल रहे हैं आप? पूरा कौन देश कातिल के बैठा है? आरएसएस के पास और बीजेपी के पास कितना बड़ा ही आप लोग ऐसा पर्सनल हो जाते, सब गड़बड़ा है। नाच जानते हैं। आचार्य के पास में भी देखना। आप जिस किस्म से इंसानियत अच्छा, को ठीक। कातिल हैं, बकई साहब। आप देखिए, एक एक करके, एक एक करके। एसडीपीआई और पीएफआई जिससे सपोर्ट करते हैं, जिसके साथ रहते हैं, कम से कम आपको उसके बारे में भी तो बोलना चाहिए कि उस एसडीपीआई और पीएफआई का बैकग्राउंड क्या है। वो इंसानियत का, आपसे मुसलमानों की कातिल की बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कह रहे हैं इंसानियत का कातिल कौन है? आपसे सबक ले लेना पहले, आप अपना कौन जो केस है संभालिए, सर पे सर पहले कलम अपना करने केस लगता। संभालिए, आप अपना केस संभालिए। आचार्य जी आप अपने मनी लॉन्ड्रिंग, आप अपने मनी लॉन्ड्रिंग, जहन्नम का सबसे बड़ा ईंधन आप ही है। आचार्य, सबसे बड़ा ईंधन आप ही है जहन्नम का। आप लोग इतना पर्सनल कहां जानू मन में पहुंच गए? रिलैक्स पूरी डिबेट वारिस जी आ रहा हूं। नहीं एक सेकंड आचार्य कुछ देखिए आप, और ये मोहल्ले में तकरीर करके बताइए। आचार्य, हाँ आचार्य। अरे रहमानी जी, पूरी डिबेट सुन रहे हैं आप लोगों ने। जिस प्रकार से इस देश के अंदर जो वातावरण बनाने का प्रयास किया है वो पूरा देश समझ रहा है। आपको केवल कम्युनल दंगे दिखाई दे रहे हैं। आप यूपी के अंदर अगर बात करते हैं तो जो डेवलपमेंट वास्तविक तौर पे हो रही है वो आपको दिखाई नहीं देती, क्योंकि आपको समझ में आती है कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर जो काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देखिए कोरोना रहा, वहां क्या मुसलमानों के लिए कुछ अलग व्यवस्था है, सबके लिए बढ़िया व्यवस्था थी। सबसे कम जो दिक्कतें आई वो यूपी के अंदर आई, वो नहीं दिखाई देती। देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी, वारिस पठान साहब, आप दोनों पर्सनल मत होइएगा, इस डिबेट को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन वारिस पठान साहब, ये पाकिस्तान यही चाहता है, डिवाइड करना। क्यों अपना डिवाइड करना? ये पाकिस्तान का एजेंडा मत चलने दीजिए, डेवलपमेंट की बात कीजिए। हराइए जिसको हराना है, जिसको जीतना है जीते, लेकिन डेवलपमेंट पे, विकास के टॉपिक पे। बहुत बहुत धन्यवाद वारिस जी, समय नहीं है, अब समय नहीं है वारिस जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत।